नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 13/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूं, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूं। इसलिए बेहतर तैयारी हेतु आप हमारे चैनल पर बने रहें तथा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप लोग को पता है कि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण साबित होता है। इसलिए आप जहां डिटेल जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ना भूलें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो और आप एक बार में ही अपने सफलता को प्राप्त कर लें। दोस्तों, सभी सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको भी जाके देख लें। तो दोस्तों, देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन बराबर कंफ्यूज करता है। दोस्तों, आप गौर से सुनिएगा इस चीज को कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार इनमें से किसके लिए दिया गया। पहला ऑप्शन मान लिया जाए रहेगा सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, दूसरा ऑप्शन रहेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो आप हमेशा आंसर मारिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सन 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन यहाँ सापेक्षता के सिद्धांत के लिए पूछ रहा है, तो आइंस्टीन तो उससे संबंधित हैं, लेकिन सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सन 1921 ईस्वी में। अगर थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें तो इन्हें बिजली के बल्ब के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, जबकि जॉन डाल्टन का आप नाम सुने होंगे, परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया का पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं फर्स्ट में और लास्ट में एक क्वेश्चन कमेंट करने के लिए कहता हूँ। ये आपका होमवर्क रहता है, इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आंसर देना ना भूलें। आप आज का आंसर कमेंट कीजिएगा कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक रॉयल सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। तो शेर शाह सूरी जो है सिंधु घाटी से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक सड़क बनाए, जिसको कि ब्रिटिश काल में नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड इसका नाम कर दिया गया। वर्तमान में NH1 और NH2 नेशनल हाईवे 1-2 दोनों को संयुक्त रूप से जीटी रोड कहा जाता है। अभी और याद रखेंगे दोस्तों, वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने NH2 का नाम बदलकर NH19 कर दिया है। इसको भी याद रखिएगा। यानी कि अगर आपसे पूछे तो NH1 और NH19 को संयुक्त रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, आप एग्जाम में देके कंफ्यूज करेगा नेशनल हाईवे 1 और 2। अच्छा, आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में करेंट अफेयर में याद रखिएगा इसको कि अभी भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है? तो NH44। पहले NH7 हुआ करता था, अभी वर्तमान में NH44 जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और इसकी लंबाई लगभग 3750 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, शेर शाह सूरी की बात करें तो शेर शाह सूरी जो है द्वितीय अफगान साम्राज्य के जनक कहे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि अफगान साम्राज्य के जनक किसे कहा जाता है तो बहलोल लोदी को पहला, जबकि शेर शाह सूरी को दूसरा जनक कहा जाता है। और याद रखिएगा आप लोग कि औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब को मुगल वंश का अंतिम सफलतम शासक कहा जाता है। इसके बाद तो बहुत सारे शासक हुए, लेकिन सब अंतिम सफलतम शासक औरंगजेब को कहा जाता है। जबकि मुगल वंश का अंतिम शासक अगर पूछे तो बहादुर शाह जफर थे। आलम शाह के बारे में आप लोग जान लीजिएगा कि सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स was established in India at कलकत्ता अंडर यूरोपियन मैनेजमेंट इन 1770। यानी कि कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, इनमें से कौन सा बैंक इस्टेब्लिश्ड स्थापित किया गया था इन इंडिया भारत में एट कलकत्ता कलकत्ता में अंडर यूरोपियन मैनेजमेंट, मतलब यूरोपियन
प्रबंधन के अधीन कौन बैंक का स्थापना हुआ था 1770 में? तब बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना एलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा किया गया, जो ज़्यादा लंबी अवधि तक नहीं चला। बैंक से रिलेटेड जो है 2-4-5 फैक्ट बोलता हूँ, इसको आप रट लीजिएगा अभी। भारत का सबसे पुराना बैंक कौन है? इलाहाबाद बैंक है, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। जो हमारे पुराने दोस्त लोग हैं उनको पता है, आप लिखते चलें तो और अच्छा होगा। अच्छा, आपसे पूछे कि भारत का पहला व्यावसायिक बैंक कौन है? तो अवध व्यावसायिक बैंक है। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी दोस्तों। अच्छा, पीएनबी बैंक की स्थापना 1894 में हुई और यह पूर्णतः भारतीयों के स्वामित्व वाला पहला बैंक है। अब एक और बढ़िया से समझिए इसको कि बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में हुई, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुई और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई। बैक करके फिर से सुनिएगा, इन तीनों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसे बाद में 1955 में राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई नाम दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, बैंकों का बैंक भारत में किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसकी स्थापना 1935 में हुई, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। करेंट अफेयर में आपको पूछ सकता है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। कहाँ शून्य मील का पत्थर है दोस्तों? तो नागपुर में है। नागपुर में शून्य मील का पत्थर क्यों कहा गया इसको? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान एक था तो अंग्रेज लोग 1907 में इसका स्थापना किए थे और यहीं से संयुक्त भारत पाकिस्तान के दूरी को मापा जाता था। अब आज़ादी के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, तो याद रखेंगे कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का, एमपी का करौंदी गांव 0 माइल स्टोन की तरह काम करता है दोस्तों। यहां से भारत के दूरी का अंदाजा लगाया जाता है, मापने में सहयोग लिया जाता है। अच्छा, मार्ग से रिलेटेड आप याद रखिएगा कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये सड़क से रिलेटेड है और ये कहाँ एक दूसरे को काटती है, एग्जाम में पूछता है। तो ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा झांसी में एक दूसरे को काटती है। उत्तर दक्षिण जो गलियारा सड़क है और पूर्व पश्चिम दोनों एक दूसरे को झांसी में काट देती है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। इसी तरह से कुछ उपनाम, जैसे भोपाल का उपनाम क्या है? तो झील नगरी भोपाल को कहा जाता है, जबकि सूरत को क्या कहा जाता है दोस्तों? डायमंड सिटी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का 90% हीरा का कटाई और पॉलिशिंग का काम सूरत में किया जाता है। उसी तरह से जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, अंतरिक्ष शहर बंगलोर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, नवाबों की नगरी लखनऊ को, लीची का शहर मुजफ्फरपुर बिहार को। इस तरह से याद रखिएगा। नागपुर को संतरा नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में बजरने अस्ट्रूप द्वारा कितना के दशक के प्रारंभ में किया गया? तो 1980 के दशक के प्रारंभ में C++ भाषा का विकास किया गया दोस्तों। बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड भाषा हैं, उनके विकास के बारे में पूछा जाता है कब कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि जावा भाषा का विकास 1995 में हुआ था। इसको नोट कर लिएगा, 2-4-5 से ज़्यादा नहीं पूछेगा। जावा भाषा का विकास 1995 में हुआ और सन माइक्रो सिस्टम के एक व्यक्ति थे जेम्स गॉसलिंग, उनके द्वारा किया गया था। एक बेसिक भाषा है दोस्तों, BASIC। बेसिक भाषा का विकास कब हुआ? 1964 में हुआ, प्रोफेसर जॉन केमेनी के द्वारा किया गया था। एक प्रोलॉग भाषा का है, प्रोलॉग भाषा का विकास कब हुआ? तो 1973 में हुआ दोस्तों। एक फोर्थ भाषा होता है, इसका आविष्कार चार्ल्स मूर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1998 में किया था। तो सबसे पहला कब किया था दोस्तों? तब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। पहला परमाणु परीक्षण 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था और इसका कोड था, एग्जाम में बराबर पूछता है, स्माइलिंग बुद्धा। जबकि भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था और इसका जो है परीक्षण कोड नाम क्या था? शक्ति 98। शक्ति 98 1998 के कारण 98 किया गया, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो प्रच्छाया। कहता है वह क्षेत्र
जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। जैसे मान लिया एक ईटा यहाँ पे है और यहाँ एक स्रोत है बल्ब दोस्तों, एक बल्ब का पूरा प्रकाश आ रहा है, तो ये तो रोक लिया, तो ये साइड में क्या हुआ, ईंटा का छाया बन गया। तो यही कह रहा है कि ऐसा क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है कि जहाँ स्रोत से आने वाला प्रकाश पूरी तरह से रुक जाता है, मैंने ईंटा से रुक गया, ये क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये अंधेरा वाला क्षेत्र को, तो इसे प्रछाया कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, प्रछाया बोलते हैं। और उपछाया की अगर बात करें, देखिए दूसरा ऑप्शन है उपछाया। तो उपछाया वह क्षेत्र होता है जिसमें प्रकाश स्रोत का केवल एक ही भाग अवरुद्ध होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा अंश आता है। जैसे मान लिया जाए एक कमरा यहाँ है और दो कमरा यहाँ है, और बीच में बरामदा में एक लाइट जल रहा है, तो कमरा में तो पूरा प्रकाश नहीं जाएगा, लेकिन गेट से थोड़ा हल्का फल्का लाइट जैसा आते रहता है प्रकाश, उसको नहीं बोलते हैं, वो स्थिति अंश ग्रहण कहलाती है, उसी को उपछाया बोलते हैं। हल्का फल्का छाया बनता है दोस्तों उसमें। अच्छा, एनट्रुम्बा क्या है दोस्तों, तो यह छाया का हल्का क्षेत्र होता है जो प्रछाया से परे यानी उल्टा दिखाई देता है। कभी कभी फील्ड वगैरह में खिलाड़ी को देखते हैं क्रिकेट मैच का, एक यहाँ लाइट लगा हुआ है, एक लाइट यहाँ लगा हुआ है, पूरा एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, चारों ओर फील्ड में लाइट लगा है, बीच में खिलाड़ी खेल रहा है, तो इसका लाइट से इधर छाया बनेगा, इसका लाइट से इधर छाया बनेगा, तो हल्का हल्का छाया जो बनता है ना दोस्तों, उसी को एनट्रुम्बा भी कहा जाता है। और याद रखिएगा छाया किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह उस वस्तु में से गुजरने नहीं देता है प्रकाश को, इसके विपरीत एक अपारदर्शी वस्तु की दूसरी तरफ काला क्षेत्र बन जाती है, उसी को छाया बोलते हैं। छाया का बनना ही सिद्ध करता है दोस्तों कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर यहाँ पे ईंटा रखा हुआ है और इधर छाया बना, इसका मतलब पता चल रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन किया, तब तो ईंटा का छाया इधर बना। अगर टेढ़ी रेखा में गमन करती तो इधर जाके इधर भी लाइट बनता है, यहाँ पे काला नहीं दिखता। दोस्तों नहीं समझ में आता तो बैक करके समझिएगा, बहुत डिटेल में बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में है। ये वीडियो में यही फायदा है दोस्तों कि नहीं समझ में आए तो 2-3 बार देख सकते हैं। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है, तो गुजरात में है दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वही 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर शिलान्यास किए थे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास कब हुआ था दोस्तों, 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो है उद्घाटन कब हुआ, तो फिर उनके जन्म दिवस पर ही 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर के दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो नर्मदा नदी का एक टापू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का ऊंचाई कितना है दोस्तों, तो 182 मीटर, याद रखिएगा। और इस मूर्ति को लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने बनाया है। राम बी सुतार इसके वास्तुकार हैं, याद रखिएगा। बहुत सारे मूर्ति के बारे में अभी हाल फिलहाल में पूछा जा सकता है, जैसे राम मंदिर का जो है कब हुआ उद्घाटन दोस्तों, तो 22 जनवरी 2024 में। इसके निर्माता कौन है, राम भगवान के मूर्तिकार कौन है, राम का जो मूर्ति बना है अरुण योगीराज, याद रखिएगा। अभी एक नया संसद भवन बना है, इसका जो है दोस्तों 28 मई याद रखिएगा 2023 को उद्घाटन हुआ। इसमें टोटल लोकसभा और राज्यसभा मिला के 1272 प्रतिनिधि के लिए तैयार किया गया है सीट। इसमें 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा के लिए। एक स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में अंबेडकर का बना है। स्टैचू ऑफ यूनियन इसका अभी हाल फिलहाल में करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये बजरंगबली का मूर्ति है, जो भारत के बाहर सबसे बड़ा बजरंगबली हनुमान का मूर्ति है, अमेरिका के टेक्सास प्रांत में उद्घाटन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जनक के बारे में बराबर पूछा जाता है। अच्छा, याद रखिएगा कि भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो भौतिकी का जनक याद रखिएगा आइजक न्यूटन को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लेबोजियर या लभबाजे को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। और थोड़ा सुन लीजिए, अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। पादप क्रिया विज्ञान का जनक स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। पाश्चुरीकरण का जनक दोस्तों किनको कहा जाता है, लुई पास्चर को पाश्चुराइजेशन का जनक भी कहा जाता है दोस्तों, तो ये सब याद रखिएगा। अच्छा, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जबकि चिकित्सा शास्त्र का जनक याद रखिएगा हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है।
जबकि जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो दोस्तों एशिया में। एशिया इतना बड़ा क्षेत्रफल में दोस्तों महादेश है कि इसमें 6 ऐसे देश हैं जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। यही पूछ रहा है कि 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किस महाद्वीप में है? तो एशिया में है दोस्तों। अच्छा, एक UNFPA का रिपोर्ट आया, एक संस्था है यूनाइटेड नेशन का, उसके अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से वर्तमान में भारत 1 नंबर पे है। भारत 1 नंबर पे, दूसरा पे चाइना, तीसरा नंबर पर USA जनसंख्या के दृष्टिकोण से दोस्तों, चौथा नंबर पर इंडोनेशिया, 5वां नंबर पे ब्राज़ील, चौथा नंबर पे पाकिस्तान, 5वां नंबर पे बांग्लादेश और 6ठा नंबर पे रूस। इतना देश है दोस्तों। इसमें जान लीजिए आप कि अमेरिका, USA अमेरिका, बाकी ब्राज़ील 2 हो गया, और याद रखिएगा ये दोनों छोड़ के 1 2 3 4 5 6 ऐसे देश मिल गए हैं दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले एशिया में है। एशिया जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश है दोस्तों, और लगभग एशिया में 60% जनता निवास करती है विश्व की। और एशिया में विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। अच्छा, याद रखेंगे कि बेरिंग एक जलसंधि है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश कौन है दोस्तों? तो अफ्रीका है, और अफ्रीका महादेश जिब्राल्टर के जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो द डैश इज ए सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। इनमें से क्या सिंपल क्वेरी लैंग्वेज को यूज किया जाता है एसेसिंग के लिए, एक्सेस के लिए, हैंडलिंग के लिए और मैनेजिंग के लिए रिलेशन डाटाबेस में? इन ए रिलेशन डाटाबेस में। तो कह रहा है इन ए रिलेशन डाटाबेस में इनमें से किस क्वेरी लैंग्वेज को एक्सेस, हैंडलिंग और मैनेजिंग के लिए जो है दोस्तों उपयोग किया जाता है? तो SQL को। कंप्यूटर से थोड़ा कठिन क्वेश्चन आते हैं और 1 2 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं NTPC में दोस्तों। तो जितना बता रहा हूँ, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्यूटर का क्वेश्चन रट जाइएगा, उसी से हमको लगता है मिल जाएगा आपको। SQL को बोला जाता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। DDL एक होता है दोस्तों। DDL का फुल फॉर्म डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। DDLJ एक आप लोग जान रहे हैं, वो नहीं समझिएगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। DDL मतलब दोस्तों डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, जबकि DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और एक ISO होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारा देखते हैं छड़ वगैरह लीजिएगा घर बनाने के लिए, तो ISO का मान्यता प्राप्त रहता है दोस्तों, और बहुत सारे सामान पे इसको मान्यता प्राप्त लिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का गठन डैश 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था दोस्तों। तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, और इसी के स्थान पे 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से घोषणा किया कि अब योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग कर दिया जाएगा। और नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में। नीति का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसको याद रखिएगा। योजना आयोग केंद्रीकृत संगठन था, इसमें राज्य के प्रतिनिधि नहीं होते थे दोस्तों। और नीति आयोग में क्या होते हैं, इसको अधिक संघात्मक बनाया गया। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए नीति आयोग को योजना आयोग से बेस्ट माना जाता है। और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी तरह से नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं। अभी वर्तमान में कौन होंगे दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी। अगर पूछ ले कि नीति आयोग के वर्तमान में करंट अफेयर में पूछे हो सकता है कि उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी हो गए, प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, जबकि CEO BVR सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित थे? तो यह असम राज्य से संबंधित थे दोस्तों। भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 में भारत रत्न दिया गया था। किनके किनके साथ? तो नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी के साथ दिया गया था। तीनों को एक साथ 2019 में दिया गया था। भूपेन हजारिका जो हैं दोस्तों, ये बहुत प्रख्यात गायक थे और कंपोजर थे। इनके नाम पर भूपेन हजारिका सेतु का भी निर्माण किया गया 2017 में असम में। और भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, और इसका लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है दोस्तों।
इस पुल का उद्घाटन 2017 में हुआ था और इसको पहले ढोला सादिया सेतु भी कहा जाता है, ढोला सादिया सेतु। और क्यों? क्योंकि इस ढोला से लेकर सदिया को जोड़ता है। असम में दो जगह है, ढोला और सादिया, इसको जोड़ता है, इसलिए ढोला सादिया भी बोलते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में है। भूपेन हजारिका पुल किस नदी पे है? तो लोहित नदी पे है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, भारत रत्न की अगर बात करें तो पहला भारत रत्न का स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और उस समय दोस्तों सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को दिया गया था पहला बार। अब भारत रत्न से सम्मानित होने वाला भूपेन हजारिका तो गायक थे। सबसे पहला गायिका कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था? तो MS सुब्बुलक्ष्मी। और सबसे पहला खिलाड़ी तो सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेम द फर्स्ट इंडियन वोमेन, कह रहा है पहला इंडियन वोमेन का नाम बताइए टू बी अपॉइंटेड टू ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज ए मैच रेफरी। ऐसा पहला इंडियन वोमेन अपॉइंट की गई है ICC का जो मैच रेफरी के रूप में। तो कहा जाता है कि ICC में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो GS लक्ष्मी जी को बनाया गया है। ये GS लक्ष्मी अब तक महिलाओं के 3 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी रह चुकी है, तो याद रखिएगा। घरेलू महिला क्रिकेट में 2008-9 में 9 से मैच रेफरी की भूमिका निभा रही है GS लक्ष्मी। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट महिलाओं के बारे में जान लीजिए। फीफा वर्ल्ड कप पुरुष क्वालिफायर मैच में मैच रेफरी की भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला स्टेफनी है। सुनते चलिए, लिखते चलिएगा तो और अच्छा बात है। ऑस्ट्रेलिया की एक क्लेयर पोलोसेक है, जो अभी कुछ समय पहले आप करंट अफेयर में पढ़े होंगे। पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर है, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसेक। अच्छा, ICC के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो ICC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1909 में 15 जून को हुआ था। और ICC का मुख्यालय दुबई में है, इसको भी याद रखिएगा। एक यहाँ देखिएगा झूलन गोस्वामी जी का ऑप्शन है। तो झूलन गोस्वामी क्या है? भारत की महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज है। अच्छा, भारत की महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। और ICC जो ये है, ICC में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला का नाम GS लक्ष्मी है, इसको याद रखिएगा हमें, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज झूलन गोस्वामी है। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला मिताली राज है, ये जो दूसरा ऑप्शन है। और हरमनप्रीत कौर के बारे में जानिए कि हरमनप्रीत कौर महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। और भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन है? बृंदा राठी। और एक किम कॉटन है जो अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक फीमेल अंपायर के रूप में काम करने वाली पहली महिला बनी है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन बोल दिया हूँ दोस्तों, अगर लिख लीजिएगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश को 5 करोड़ के शेयर पूंजी के साथ किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत पहले से हम पढ़े हुए थे दोस्तों, लेकिन आज हमको इतना दिन में पहला बार मिला है NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ के शेयर पूंजी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था दोस्तों। और बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि किसके सिफारिश पर किया गया था? तो RBI की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर किया गया। और RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया, जो कि पीछे वाला क्वेश्चन में भी हम बता दिए थे। और जिस समय स्थापना किया गया था उस समय RBI के गवर्नर CD देशमुख थे। RBI के जिन्हें प्रथम भारतीय गवर्नर भी कहा जाता है। जबकि खाली ऐसे ही पूछ दे कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तब CD देशमुख बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी बैंक का तो बहुत सारा डिटेल आगे बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, राज्य विधानसभा नहीं आता है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में जिक्र है। संसद इन तीनों को मिलाकर, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिला के बनता है दोस्तों। अच्छा, अनुच्छेद 79 में तो संसद का वर्णन है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है, इसको याद रखिएगा। जबकि लोकसभा का वर्णन 81 में है दोस्तों। भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। अब ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता होती है दोस्तों। ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता भी लिया गया हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, इन 1798 हु बिकेम द गवर्नर जनरल, कह रहा है 1798 में कौन गवर्नर जनरल बिल्ट ए मैसी प्लेस, एक शाही राजमहल बनवाया
जिसका कि नाम गवर्नमेंट हाउस था, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, इन कलकत्ता में कौन ऐसा गवर्नर जनरल अपने लिए एक शाही महल बनवाया जिसको कि गवर्नमेंट हाउस कहा गया? तो दोस्तों उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल भारत में 1798 से 1805 तक रहा दोस्तों। वही गवर्नमेंट हाउस 1803 में बनवाया था, 1803 में अपने लिए। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण भी लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में ही 1800 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में है। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कहाँ है, तो कलकत्ता में है। कौन निर्माण कराया? वेलेजली ने करवाया। फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए बनाया गया था? तो प्रशिक्षु, जो ट्रेनिंग करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, उनके लिए बनाया गया था। और लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि नीति को अपनाया था दोस्तों। अच्छा, याद रखेंगे कि सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने 1798 में ही अपनाया था। और सहायक संधि को मीठा जहर कहा गया है। एग्जाम में पूछेगा कि मीठा जहर किस संधि को कहा गया? तो सहायक संधि को कहा गया। कॉर्नवालिस की अगर बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, तो अस्थायी बंदोबस्त के मतलब समर्थक या जनक कहे जाते हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में तो जानते ही हैं, सती प्रथा बंद कराने में इनका अहम भूमिका रहा, जो कि राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्रामों का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचाने और उन्हें संशोधित करने की अनुमति प्रदान करता है, क्या कहलाता है? कहलाता है बहुत सारे अंतर संबंधित फाइल का एक संग्रह है या फिर प्रोग्राम का ऐसा सेट जो यूजर को बहुत सारे फाइलों तक पहुंचाने और उसे एडिट करने की अनुमति प्रदान करता है। उसको डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं दोस्तों। डाटाबेस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रकार के लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अभी थोड़ा देर पहले बताए थे डीडीएल के बारे में, डाटा डेफिनीशन लैंग्वेज के बारे में। यह डाटा के प्रकार और उनके बीच के संबंध को परिभाषित करता है। एक डीएमएल के बारे में भी आगे बताए थे दोस्तों, फिर से इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये डाटाबेस में डाटा डालने और उसको अप टू डेट करने और डिलीट करने के काम में आता है डीएमएल। एक होता है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज जो है डाटाबेस से सूचना को खोजता है और प्राप्त सूचना को उचित रूप से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक गैस मौजूद होती है। क्या होती है? तो मीथेन गैस मौजूद होती है, इसलिए बायोगैस को उत्कृष्ट ईंधन कहा जाता है। बायोगैस में मुख्य रूप से दोस्तों CH4 जिसको कि मीथेन बोलते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीनों का मिश्रण रहता है बायोगैस में मोटा मोटी। अब बायोगैस प्लांट का आविष्कारक बहुत बार पूछता है, कौन थे? तो CV देसाई। गोबर गैस या बायो प्लांट जो भी समझिए, इसके भारत में आविष्कारक कौन थे दोस्तों? तो CV देसाई, इसको याद रखिएगा। मेथेन का सूत्र तो आप लोग को पता ही हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब। मेथेन जो है याद रखिएगा एल्केन श्रेणी का यौगिक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 और एल्कीन होता है CnH2n, जबकि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तीनों कभी कभी सामान्य सूत्र पूछ लिया जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र, तो एल्केन का ये, एल्कीन का ये, एल्काइन का ये। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं दोस्तों। खाद्यान्न के विस्फोट में जुगाली जो पशु करता है, गाय भैंस को देखते हैं खाना खा लेता है, बाद में चबाता है, तो चबाने के क्रम के दौरान भी मेथेन गैस निकलती है। धान के खेत से भी मेथेन गैस निकलती है, खाद्यान्न में भी मेथेन गैस निकलती है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन की खोज कौन किया था दोस्तों? प्रिस्टले ने किया था। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर H2O मिलाकर जल बनता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बहुत मेहनत लगता है सब फैक्ट जमा करने में, आप लोग एकदम डायरेक्ट किया कराया सुन लेते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल और वीडियो को भी लाइक करते चलें। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा जो है निर्माण दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था और 1572 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया और विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण किया दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। अच्छा, याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी में पंचमहल सबसे महत्वपूर्ण भवन है और पंचमहल पर बौद्ध धर्म के स्तूप का भी प्रभाव है। बाबर की अगर बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक भारत में कहा जाता है और बाबर ने रुहेलखंड में जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। अब बाबर 1526 ईस्वी में जो है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। शाहजहां की बात करें तो भारत में शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में बहुत सारे वास्तुकला का निर्माण किया गया, जैसे ताजमहल वगैरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द सिटी ऑफ पैलेसेस इन इंडिया, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन सिटीज को इज नोन एज जाना जाता है द सिटी ऑफ पैलेस,
महलों का शहर इन इंडिया, भारत में, तो भारत में महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है। इसी तरह से कुछ आगे भी हम बताए थे उपनाम, फिर और एक्स्ट्रा बोल देते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर, फलों और उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अंतरिक्ष शहर बंगलोर को कहा जाता है। भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। और पीछे वाला क्वेश्चन में भी बहुत सारा 5-10 बता दिए हैं, तो बहुत हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय भी थे। ऐसा पूछेगा क्वेश्चन तो ये भी आंसर यही होगा। राजाजी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय भी गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालचारी थे, याद रखिएगा। सबसे लंबी अवधि तक रहने वाला गवर्नर जनरल या वायसराय में कौन था दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स। इसको पक्का याद रखिएगा। 1772 से लेकर 1785 तक रहा था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी और इरविन के बीच बाइबल प्लान एक आया था दोस्तों भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, हु प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी? कौन प्रोवाइड किया बेसिक थ्योरी अबाउट के बारे में? द नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर मतलब पदार्थ, नेचर मतलब प्रकृति। पदार्थ के प्रकृति के बारे में थ्योरी जो है कौन दिया, प्रोवाइड कराया? तो जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने पदार्थ के प्रकृति के बारे में जो है दोस्तों थ्योरी दिया। इनके थ्योरी में दो चार बिंदु प्रमुख थे। कैसे, क्या क्या थे? इनका कहना था जॉन डाल्टन का कि प्रत्येक तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ये जॉन डाल्टन ने कहा। अभी कुछ समय पहले हम बताए थे परमाणुवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जॉन डाल्टन के द्वारा। और दूसरा नियम था इनका कि किसी भी दो तत्व के परमाणु परस्पर आकार, द्रव्यमान व अन्य गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और रूल दिए, एक तरह के समस्त परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य गुणों में सब समान होते हैं। और नियम दिए, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी सिद्धांत में और नियम था कि कुछ परमाणु परस्पर संयोजित होकर यौगिक या अणु का निर्माण भी करते हैं। तो ये सब 5 थ्योरी हम बताएं, तो जॉन डाल्टन का ही थ्योरी के अंतर्गत ये 5 नियम आते हैं। अच्छा, परमाणु के केंद्र में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित रहता है, इसको नाभिक बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब रहता है नाभिक के अंदर दोस्तों। नाभिक का सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया था, याद रखेंगे। मेंडल को अभी थोड़ा देर पहले बताए थे पिछला क्वेश्चन में ही कि अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और लेबोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम गंगा परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है करंट का। ग्राम परियोजना, गंगा ग्राम परियोजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को हुआ था। ध्यान में रखिएगा अगर याद रहेगा तो। और इसी से रिलेटेड एक याद रखिएगा, गंगा से रिलेटेड पक्का याद रखिएगा कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत जून 2014 में हुआ था। नमामि गंगा, क्योंकि गंगा ग्राम परियोजना इससे याद आया, नमामि गंगा 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा? कहा, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन चालित हवाई जहाज, जैव ईंधन से चलने वाला हवाई जहाज देहरादून से उड़ के कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरा था? अगस्त 2018 में। रिकॉर्ड बना दोस्तों। देश में पहला बार जैव ईंधन से चलने वाला विमान देहरादून से दिल्ली के लिए उड़ान भरा था। एक उड़ान से याद आया, UDAN इसका फुल फॉर्म है उड़ान का। U फॉर उड़े, D फॉर देश का, A फॉर आम, N फॉर नागरिक। उड़ान में उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान को जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डा शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। कोई पूछेगा कि उड़ान योजना के तहत कहाँ से कहाँ पहला ये जहाज चला? तो शिमला से नई दिल्ली के लिए। 1948 में देश की पहली एयरलाइन एयर इंडिया पहला अंतर्राष्ट्रीय उड़ान लंदन के लिए भरा था। सबसे पहले 1948 में एयर इंडिया भारत से लंदन के लिए पहला जहाज था जो उड़ान भरा था। अभी याद रखिएगा करंट में मार्च 2024 में आकाशा एयर एक है, मुंबई से दोहा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक आकाशा एयर जो एयरलाइन है वो मुंबई भारत में स्थित है, मुंबई में है। और इस एयरलाइन को दिसंबर 2021 में राकेश झुनझुनवाला द्वारा शुरुआत किया गया था। राकेश झुनझुनवाला जो हैं वो मतलब उनका निधन हो चुका है अभी हाल में ही, पढ़े होंगे करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, डैश बाज सेफ डी मिशन ऑफ द इंडियन कॉन्टिंजेंट एट द 2018 एशियन गेम्स। कह रहा है कि कौन थे
डैश थे सेफ द मिशन ऑफ इंडियन भारतीय कॉन्टिजेंट के 2018 एशियन गेम के। मतलब एशियाई खेल में भारतीय दल के सेफ डी मिशन कौन थे, इसका हिंदी हुआ। तो ब्रजभूषण शरण सिंह, इनको ब्रजभूषण शरण सिंह को 2018 में आयोजित एशियाई खेल में भारतीय दल का सेफ डी मिशन चुना गया था। अभी वर्तमान में याद करंट अफेयर में रखिएगा कि ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक जो 2024 हुआ, इसमें सेफ डी मिशन कौन थे, तो गगन नारंग। गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डी मिशन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। करा इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पहले मतदान आयु दोस्तों 21 वर्ष हुआ करता था, उसको घटा के 18 वर्ष किया गया, तो 1988 में। 61वें संविधान संशोधन याद रखिएगा, 1989 के द्वारा मतदान का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, याद रखेंगे। और याद रखेंगे कि मूल संविधान में मतदान के लिए उम्र कितना रखा गया था, तो 21 वर्ष। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वो तो पता ही आप लोग को। भारतीय परिषद एक्ट 1892, इसको याद रखिएगा। इसी के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुआ था। और भारतीय परिषद एक्ट 1919 के द्वारा महिलाओं को भारत में पहला बार वोट डालने का अधिकार दिया गया। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों, लिच्छवी गणराज्य था एक वैशाली में, जो कि बराबर हो सकता है एग्जाम में पूछता है हिस्ट्री के तौर पे, तो इसको याद रखिएगा। तो याद रखेंगे कि 1988 के एक्ट के द्वारा 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु किया गया मतदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। तो कोलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। इसी में एक याद रखेंगे, एक हॉल्ट मैकेंजी था, जैसे कोलिन मैकेंजी है, एक हॉल्ट मैकेंजी, उसको भारत में महालवाड़ी प्रणाली का जनक माना जाता है। महालवाड़ी प्रणाली पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत जो थे वहाँ लागू था। अच्छा, बर्नियर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि शाहजहां के शासनकाल में आने वाला फ्रांसीसी यात्री था ये। जबकि अबुल फजल के बारे में तो जानते ही हैं कि अबुल फजल अकबर का दरबारी जो है नवरत्न के अंतर्गत आता था ये। और इसका एक लिखा हुआ बुक था अकबरनामा। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे, था अबुल फजल। अबुल फजल का जो है 1602 ईस्वी में वीर देव सिंह बुंदेल ने जहांगीर के आदेश पर हत्या कर दिया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में है, जो कि कहाँ है दोस्तों, केरल में है। विक्रम साराभाई से याद रखिएगा कि विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं, और इन्हीं के नाम पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में ये खोला गया है। अच्छा, इससे रिलेटेड ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जो कि बराबर पूछा जाता है कि इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी तिरुवनंतपुरम में ही है। अच्छा, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ISRO, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया, और इसका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है दोस्तों। अच्छा, और याद रखिएगा कि हैदराबाद से राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में है, और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भी याद रखिएगा अहमदाबाद में है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के ट्राम्बे में है दोस्तों, महाराष्ट्र के, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर, यानी कि शॉर्ट में समझ लीजिए कि महान शहर, इसे किसने द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। महान शहर 1997 में किसके द्वारा लोकप्रिय, तो जीन गॉटमैन के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। मेगालोपोलिस का उपयोग जीन गॉटमैन ने विशाल महानगर के लिए लागू किया था। गॉटमैन जो था यह 1967 में पहला बार तेजी से बढ़ रहा शहरीकरण जो था उस आबादी की तरफ दुनिया को ध्यान आकर्षित किया था कि गांव से अधिकांश लोग शहर की ओर जा रहे हैं। इसलिए ये कौन बताया था, जीन गॉटमैन। गॉटमैन क्या कहाँ के थे, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, याद रखेंगे। और
ये पूरा जनसंख्या के बारे में बताए थे कि ये लोग शहर की ओर जनसंख्या पलायन कर रहा है। अच्छा, जनसंख्या का सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया था? एक मालथस। मालथस बहुत बार पूछता है कि जनसंख्या का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो मालथस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? कह रहा किसकी अध्यक्षता में एक कांग्रेस का मीटिंग हुआ था लाहौर में 1929 में, तो पूर्ण स्वराज को ही अंतिम लक्ष्य सब लोग बना लिया उस अधिवेशन में। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को सब लोग लास्ट टारगेट बना लिया। वह अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। लाहौर में सबसे पहले इसीलिए 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस जो है मनाया गया, क्योंकि घोषणा किया गया था। इसी लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार से मुख्य वार्ताकार नियुक्त किया गया था। इसी अधिवेशन में कहा गया कि अगर अंग्रेज से बात करना रहेगा तो सबसे पहले गांधी जी जाएंगे, उसके बाद ही कोई जाएगा। बी.डी. सावरकर के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि 1904 में अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने किया था। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। 1917 में बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह ये पूरा ओपनली स्टार्ट किया भारत में। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए, तो इसको याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को सबसे पहले संबोधित किया, और आज़ाद हिंद फौज के संग्रहकर्ता के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस को भी जाना जाता है। सिंगापुर में किए थे ये, तो इसको भी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू को चाचा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डैश के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब उदाई के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसका पूर्ण रूप होता है उदाई का UIA ये दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIAI के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक ऐसा सांविधिक प्राधिकरण है जिसका स्थापना भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार का जैसे सब्सिडी लाभ या फिर सेवा के लाभ, इसके लिए जो है 2016 के प्रावधान के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 12 जुलाई 2016 में लॉन्च किया गया। याद रखेंगे, आधार को किस लिए लॉन्च किया गया? तो गलत रूप से सब्सिडी का लाभ ना ले ले, कोई नौकरी में गलत इस्तेमाल ना कर ले। कोई आदमी जैसे मान ले जाए आधार से बहुत सारा अकाउंट लिंक रहता है, तो गलत रुपये का लेन देन ना हो सके। विभिन्न प्रकार के पहचान के लिए 12 जुलाई 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक जिसका अवधि था, इस योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो KN राज थे। पहला पंचवर्षीय योजना में किसके मॉडल पर आधारित था दोस्तों? तो हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। जबकि दूसरा पंचवर्षीय योजना आधारित था PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहला पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 था वो कृषि पर मुख्य फोकस था, जबकि दूसरा पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक था यह जो है उद्योग पर आधारित था। तो इसको भी याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है दोस्तों। फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। याद रखिएगा कि इसी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। तो जब किसी उचित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश विकिरण को कोई भी मान ले जाए धातु के सतह पे अगर डालते हैं तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसको याद रखिएगा। सूत्र आप लोग पढ़े होंगे उसी में कि E बराबर फाई प्लस K.E काइनेटिक एनर्जी। याद रखेंगे, जहां फाई था क्या चीज? कार्य फलन था, नहीं जितना कार्य करने में जो समय लग रहा था ऊर्जा का न्यूनतम मात्रा वही था। और Ke तो काइनेटिक एनर्जी ही है, गतिज ऊर्जा है। और E फॉर एनर्जी। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे के द्वारा सूर्य के उपस्थिति में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? यानी भारतीय मानक समय को कौन सबसे अच्छा प्रदर्शित करता है? तो GMT से 5.5 घंटा प्लस हमारा भारतीय समय चल रहा है। हमारा भारतीय समय इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से गुजरता है दोस्तों। भारत का मानक समय
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको ईस्ट पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य से होकर गुजरती है, इसको याद रखिएगा। जैसे भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको कि ट्रिक के तौर पे सब लोग लगभग रटा हुआ है कि मित्र पे गमछा झाड़, तो उसी तरह से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य से होकर गुजरती है। यूपी से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से दोस्तों, CH फॉर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, O फॉर उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश एपी से आंध्र प्रदेश समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं। तो ये 5 राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। इसी क्रम में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिएगा कि शून्य अंश जो अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और देशांतर रेखा का अधिकतम दूरी कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। 2 देशांतर रेखा के बीच का दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है दोस्तों। GMT जो ये पढ़ रहे हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, इसको फुल फॉर्म के रूप में जानते हैं, और इससे पूर्व आने पर समय बढ़ता है और पश्चिम जाने पर समय घटता है, इसको भी याद रखिएगा। और देशांतर के आधार पर किसी स्थान के समय को ज्ञात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है कि यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा, मतलब गिर जाएगा। अवध साम्राज्य के बारे में कौन कहा था कि अवध साम्राज्य एक ऐसा फल है ना जो एक न एक दिन हमारे मुंह में गिरेगा और हम खा लेंगे? तो लॉर्ड डलहौजी बोला था। अवध राज्य को 1856 में कुशासन के आधार पर विलय किया गया, क्योंकि हड़प नीति डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता था दोस्तों? बहुत सारा नियम बना दिया गया था। इसके तहत भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो जैसे मान लिया जाए कुशासन के आधार पे, या फिर राजा न होने के अभाव में बहुत सारा जगह पे ऐसा ऐसा करता था, तो अवध को कुशासन के आधार पे मिलाया गया था। 1856 में मिला लिया था। अवध राज को दुधारू गाय के संज्ञा दिया गया था कि यह दुधारू गाय है, जो कि मतलब इस पे कब्जा कर लेगा तो मतलब बहुत शासन करने में सुविधा हो जाएगा। 1848 में अवध का रेजिडेंट जो है कर्नल स्लीमैन एक हुआ था, उसने कुशासन का आरोप लगाया था। अब 1848 में वो 1854 में आउटरम एक था, स्लीमैन के स्थान पर भेजा, वो भी कुशासन का आरोप लगा दिया। ये तो शुरू से चाल था ये सब का, इसलिए वैसा किया। और ये सब रिपोर्ट के आधार पे सबसे पहले, फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले 1848 में स्लीमैन ने कुशासन का आरोप लगाया, फिर 1854 में आउटरम ने लगाया, और इसीलिए 1856 में जो है नवाब वाजिद अली शाह को अवध के गद्दी से पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया। और 1857 के विद्रोह के समय अवध का जो है नेतृत्व महक परी के नाम से जाने जाते हैं, बेगम हजरत महल, उन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन, यहाँ देखिए सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का जो है नींव रखा था दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है, जिसको कि WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। WHO में अभी वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। जैसे UNO संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं, और नवीनतम देश साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान। उसी तरह से WHO में दोस्तों लगभग 194 देश हैं। इसी तरह से न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और ये UNO का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अब वियना से याद आया कुछ, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप यानी कि ODI के फाइनल तक पहुंचा है? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कितना बार ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो 1 दिवसीय है, वनडे है, कितनी बार भारत वनडे के फाइनल तक पहुंचा है? तो दोस्तों उस समय 3 था, लेकिन अभी वर्तमान में याद रखेंगे कि 4 बार पहुंच चुका है दोस्तों। उस समय जो क्वेश्चन आया था उस समय 2021 का ही क्वेश्चन था, इसलिए 3 बार था। 4 बार पहुंच चुका है फाइनल में दोस्तों। सबसे पहला बार 1983 में, उसके बाद 2003 में, उसके बाद 2011 में, और उसके बाद 2023 में, जिसमें कि 2 बार भारत जो है 1983 और 2011 के क्रिकेट विश्व कप जीता। 1983 और 2011 ये दोनों में वर्ल्ड कप जीत गया। और 2023 में याद रखेंगे, 2023 में क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी भारत किया था। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबानी भारत के द्वारा किया गया था।
और ऑस्ट्रेलिया ने इसको भारत को हरा के जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी का मुख्यालय, अभी थोड़ा देर पहले हम बता दिए हैं दोस्तों कि आईसीसी का स्थापना 1909 में हुआ था और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो 1919 के एक्ट के अधीन चुनाव में भाग लेना था। 1919 में जो मतदान हुआ था ब्रिटिश के अधीन, उसमें भाग लेना था। स्वराज पार्टी चुनाव में भाग लेकर सदन जाकर, मतलब ब्रिटिश सदन जाकर ब्रिटिश का विरोध करना था। जितना जल्दी हम लोग ज़्यादा की संख्या में जाएं और ब्रिटिश का विरोध करें। स्वराज पार्टी ने वैधानिक तरीका से विरोध करने की नीति को अपनाया था, इसीलिए तो चुनाव में भाग लेना चाह रहा था। अच्छा, 1925 में विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर केंद्रीय विधायिका मंडल में बनाने में स्वराज पार्टी सफल हुआ। इसको 1925 में किसको? तो विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका मंडल में स्पीकर बनाने में कौन सफल हुए? तो स्वराज पार्टी ही, 1925 में विट्ठल भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुआ था। यूएन में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। अभी तुरंत बताए थे, साउथ सूडान नवीनतम है। याद रखेंगे दोस्तों कि 30 अक्टूबर अगर बात करें तो 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। मितव्ययिता मतलब क्या होता है दोस्तों? कम खर्च करने का दिवस। आप खर्च कीजिए लेकिन कम खर्च कीजिए, हिसाब से खर्च कीजिए, उसको मितव्ययिता कहते हैं। जबकि पूरी तरह से खर्च न करने वाले को कंजूस कहा जाता है। इसी तरह से 26 जून को याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है, मतलब नशा के खिलाफ दिवस मनाया जाता है 26 जून को। और याद रखेंगे कि आप लोग को पता है कि लास्ट में और फर्स्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, तो आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीर बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है, उसका दिवस कब है। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त रखते हैं। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ।